सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बरोदिया नोनागिर गांव पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं और बरोदिया नोनागिर गांव पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सागर का ये पूरा मामला और जो पीड़ित परिवार है उनके घर के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में साहस बनाए रखने की बात सुनिए क्या कुछ कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अगर यहाँ थाना बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मांग भी लंबे समय से थाने की, तो यहाँ थाने की आवश्यकता है। यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है और आसपास तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और हर संभव मदद का भरोसा जताया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहाँ पर जो पीड़ित परिजन हैं वो कुछ मांग भी कर रहे हैं सीएम से। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार-बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें, तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन दौर से तो देखिए इस कठिन दौर से दुख सहन करने की क्षमता दे। और खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर में जहां दलित की हत्या और उसकी भतीजी की संदिग्ध मौत के बाद अब ये जो पूरा मामला है अब ये गरमा चुका है, सियासत का रुख हो चुका है। और इस मामले में अब आप देखिए कि जहां पहले कुछ अन्य नेताओं ने भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और आज जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करके इस दुख की घड़ी में उन्हें हर तरीके से मदद दिए जाने का भरोसा आश्वासन दिया गया। और जिस तरीके से लगातार हत्याएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, इस पर रोक कैसे लगाई जाए। आपने अभी हाल ही में सुना कि एक जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक थाना होना चाहिए, पास में होना चाहिए, ताकि मौका पड़ते ही वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई जा सके, तुरंत उनको न्याय मिल सके। और इस हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। तो देखिए जब सीएम पहुंचे हुए हैं और अब ये पूरा जो मामला है काफी गर्मा चुका है। दरअसल अब जो सियासी रंग है ये भी इसमें चढ़ने लगा है, जहां एक युवक की हत्या की गई थी और साथ ही संदिग्ध मौत हुई भतीजे की। तो खुरई विधानसभा की बरोदिया नोनागिर का ये पूरा घटनाक्रम है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मंगलवार को यानी कि कल तमाम जो राजनीतिक दल थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले में काफ़ी गुस्सा भी जताया गया, नाराजगी व्यक्त की गई और बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके की वारदातें बार बार हो क्यों रही हैं प्रदेश में। तो बरोदिया नोनागिर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या की गई और अब भतीजे की मौत के बाद से भी मामला काफी गरमाया हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार-बार घटना हो रही है
तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी। तो देखिए, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ, ये कहना सीएम का, और उन्होंने इस पूरे मामले में दुख व्यक्त किया है। हर तरीके से जितनी मदद हो सकती होगी और साथ ही कानून व्यवस्था को और सुनिश्चित करने के लिए भी आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीणों की मांग लंबे समय से है कि यहाँ पर नज़दीक में थाना होना चाहिए ताकि कोई भी शिकायत अगर वो करना चाहते हैं तो तुरंत हो सके। और ग्रामीणों से जिस वक्त मुलाकात करने पहुँच रहे थे, जो पीड़ित परिजन हैं, उनसे जब सीएम मुलाकात करने पहुँच रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और एक बार फिर से सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार-बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ। तो आप ये देखिए कि पुराना मामला है जो काफी अब गरमा चुका है, तूल पकड़ चुका है। दरअसल बरोदिया नोनागिर गांव में किसी पुराने मामले को लेकर एक राजीनामा करने की बात हुई थी और इसके चलते दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमला करने के बाद जो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद राजेंद्र अहिरवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, सागर रेफर किया गया और उसके बाद हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि उसे भोपाल रेफर करना पड़ा और रास्ते में ही तड़के सुबह उस युवक की मौत हो गई। अब आप ये देखिए कि घटना के बाद जो मृतक राजेंद्र है अहिरवार, उसकी भतीजी अंजना अहिरवार ने अपने चाचा के शव वाहन में बैठकर अपनी गांव जा रही थी और तभी रास्ते में वह चलते हुए वाहन से कूद गई, उसकी भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस युवती ने खोरई में केके पैलेस के पास शव वाहन से कूद गई थी और उसे सिर, पैर और अन्य हिस्सों में चोट आई थी। उसे जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, उनका कहना है कि पुराने विवाद के राजीनामा को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। पहले चाचा राजेंद्र अहिरवार की धारदार हथियार से हत्या और फिर भतीजी अंजना ने शव वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों मामलों की जांच अब की जा रही कि आखिरकार भतीजे ने ये आत्महत्या क्यों की है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और लड़की की मौत की जांच की जा रही है। उधर राजेंद्र के पिता की रिपोर्ट पर आशिक कुरैशी, बबलू बेना, इसराइल बेना, फहीम खान, टंटू कुरैशी, कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हैं। पंकज, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हैं। मांग की जा रही है कि नजदीक में कोई थाना होना चाहिए ताकि कोई भी शिकायत हो तो उस पर तुरंत थाने पहुंचकर अपनी समस्या बताई जा सके। पंकज जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बरोदिया जो गांव है नौनगर, जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई है, काफी बड़ी बस्ती है और यहाँ पर थाना नहीं होना भी एक जो है प्रशासनिक तौर पर देखा जाए कि ये कमी महसूस की जाती है कि इतनी बड़ी बस्ती होने के बाद और आसपास जो है 4-5 गांव को मिलाकर ये बस्ती होनी, लेकिन यहाँ पर थाना नहीं है। आपको थाने के लिए तो खुरई जाना पड़ेगा, खुरई देहात थाना जाना पड़ेगा या फिर आपको नजदीकी जो है राजगढ़ थाना जाना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा खुरई लगती है और सुर की विधानसभा अलग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हमारे गांव में जो एक चौकी होना चाहिए और उन्होंने जो 10 सूत्री जो मांगे कलेक्टर को ज्ञापन दिया था पिछला जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद भी और जो अभी 3 दिन पहले वारदात हुई उसके बाद भी, कि जो आरोपी हैं उनके मकान ढहाए जाए, मुआवजे की मांग की है और इस पूरे प्रकरण की जो है सीबीआई जांच की मांग पीड़ित के परिवार द्वारा की गई है। जी, जिस पर सीएम ने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मांगों पर जो है संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इसमें कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। बिल्कुल, पीड़ित जो परिवार है वो काफी दुखी भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम ने हर तरीके से मदद का आश्वासन दिया है और जो भी ये दुख की घड़ी इसमें साहस बांधने की कोशिश। और ये देखिए, जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उस दौरान ग्रामीण भी इकट्ठा हुए थे। जगदलपुर में
साड़ी बाजार में आग लगी। भीषण आग की जानकारी मिल रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बाहर खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आई हैं। पूरा मामला जगदलपुर का है, जहां साड़ी बाजार में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बाहर खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आई हैं। और ये देखिए, अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीषण आगजनी की। ये भयंकर तस्वीरें, जहां पर आसपास की जो अन्य दुकानें हैं वो भी कुछ इसकी चपेट में आई हैं। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, यहां पर कोई संसाधन मौजूद नहीं था, वरना आग को वक्त रहते अगर बुझा लिया जाता तो इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। फिलहाल क्या अपडेट अभी? देखिए, आज सुबह तड़के ही जो शहर का जो व्यस्तम जो इलाका है, मेन रोड कहलाता है, यहाँ सारी जो दुकानें हैं काफी संख्या में थी। और अचानक ही सुबह जब व्यापारियों ने देखा, धुआं उठने की जानकारी उनको मिली और देखते देखते पूरे जो आसपास की दुकान है वो तीनों दुकानों में भयंकर आग लगी। आग लगने का कारण पहले प्रमुखता से यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट लगा है। आग को लगने के साथ ही तत्काल ही दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल विभाग काफी लेट आया। लेकिन उसके पहले ही जो आग है पूरे दुकान को अपने जद में ले लिया और लाखों का नुकसान हुआ। जो साड़ियां थी पूरी जल के खाक हो गई। साथ ही जो बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, कार खड़ी थी, दोपहिया वाहन थी, वो भी जद में आ गई। तो कह सकते हैं ये बहुत बड़ा नुकसान आज जगदलपुर के व्यापारी को हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मार्केट कहलाता है, साड़ी का व्यापार वही होता है। और ये इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही है कि जब आग लगी तभी जो दुकानों में जो संसाधन है वो मौजूद नहीं रहता है और दमकल विभाग ही एक प्रमुख संसाधन माना जाता है। और दमकल विभाग का जो लेट लती पहुंचने से जो आग है पूरे दुकानों को अपने जद में ले लिया और काफी बड़ा नुकसान व्यापारी को हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो अब देखिए, बड़ा नुकसान व्यापारी को हुआ है। आसपास जो अन्य दुकानें थी वो भी इसकी चपेट में आई है। दमकल की टीम जब तक पहुंची तब तक की पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। नौतपा में मध्य प्रदेश रेगिस्तान जैसा तप रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। निवाड़ी में तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रदेश के 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर समेत राजगढ़, सागर, नीमच के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर है, जहां नौतपा में मध्य प्रदेश रेगिस्तान जैसे तप रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। निवाड़ी में तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर समेत राजगढ़ समेत सागर, नीमच के लिए लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो अब देखिए, ग्वालियर की भी तस्वीरें आपको दिखाई गई, जहां ग्वालियर में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। लू लगने से 2 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। 50 साल के ई रिक्शा चालक और पेड़ के नीचे खड़े एक अधेड़ की हीट स्ट्रोक के चलते मौत की आशंका जताई गई। और इस बीच ग्वालियर में गर्मी ने 87 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आजादी के बाद पहली बार मई में पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। 1947 की मई में पारा 48.3 डिग्री तक पहुंच गया था। और अब छतरपुर का जिक्र, जहां पर भीषण गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, यहां पर खजुराहो में तापमान पहुंचा 48 डिग्री के पार। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा मंगलवार। 3 दशक के बाद सबसे ज्यादा गर्म रहा खजुराहो। तेज लू से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। भट्टी की तरह इलाके में दहक रहे हैं लोग। मजदूर परिवार हीट वेव के बीच मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। आसमान में उल्टी दस्त के अस्पताल में उल्टी दस्त के जो मरीज हैं वो बढ़ गए। आसमान से आफत बरस रही है और ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जो खुले में आसमान के नीचे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता शैलेंद्र चौहान अमित शर्मा मुरैना से जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। भीषण गर्मी का कहर, आसमान से मानिए कि आफत बरस रही है। जी देखिए, बिल्कुल नौतपा जिस तरह तपा रहा है उसने पूरा गर्मी से हलाकान कर रखा है। ना केवल भोपाल बल्कि ऐसे 20 जिले एमपी के जो अपनी तपिश जो इतनी ज्यादा है 45 डिग्री के पार जहां पारा जा चुका है।
और इस तपन से बचने के लोग अलग अलग जतन भी कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में पिछले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां पर एक 36 साल के युवा ने भी दम तोड़ा है कल। तो निश्चित ही तपन बढ़ती जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है। भोपाल में 45 के पार था और राजस्थान से जो गर्म हवाएं जो आ रही है उसने पूरे मध्य प्रदेश को तपा रखा है और आने वाले 2-3 दिन और लू की संभावना जताई गई है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भी, हीट वेव से बचने के लिए भी लगातार उपाय किए जा रहे हैं, सलाह दी जा रही है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि फिलहाल 2-3 दिन और राहत मिलेगी। सबसे अच्छा उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर विशेष काम हो तो ही घर से बाहर निकले और यह भी एडवाइजरी दी गई कि सिर और मुंह को ढककर रहे और जितना उपाय हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और मौसम का जो असर है वो आने वाले 2-3 दिन इसी तरह रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा उपायों के साथ ही जनता को भी बाहर जाना चाहिए। और यह संभावना भी जताई गई है कि बाकी जो जिले हैं, करीब भोपाल है उसके आसपास 9 जिले हैं जहां पर 16 जिलों में तो येलो है, अलर्ट है, बाकी रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो सभी जगह एहतियात बरतने के लिए भी निर्देश है और मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन चेतावनी दी है कि ज्यादा से ज्यादा बचे। बिल्कुल। और आपके पास आते हैं अमित, मुरैना में किस तरीके के हालात हैं? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई इलाके में। देखिए, मुरैना के हालातों की बात की जाए तो मुरैना राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो वो चंबल इलाके में होती है, चाहे तो मुरैना हो या भिंड हो या श्योपुर हो। मुरैना में जो गर्म हवाएं आती हैं रेगिस्तान से वो मुरैना होते ही एमपी में दाखिल होती हैं। यही वजह है कि बीते रोज की बात की जाए तो 47.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था और जो न्यूनतम टेम्परेचर था वो अभी 33 डिग्री पर पहुंच गया है। और आज की बात की जाए तो आज भी मौसम विभाग का जो अनुमान है 40 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंचने वाला है। तो फिलहाल जो जिस तरीके से जो गर्मी से राहत तो मुरैना वासियों को अभी 3 से 4 दिन नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो गर्मी जितनी ही बढ़ती जा रही है यही वजह है कि अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और इसी को लेकर के कल कलेक्टर अंकित अष्टाना ने एडवाइजरी जारी की है। उसमें साफ कर दिया है कि लोगों को घर से तभी निकलना है जब जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर जाना है। वो भी सुबह 10 बजे तक अपने आवश्यक कार्य हो उनसे फ्री हो ले और शाम को 5 बजे के बाद ही आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकले। तो एक तरीके से ये बात तो साफ है कि प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और अब स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अधिक से अधिक इस भीषण गर्मी में तरल पदार्थों का सेवन करें और घर से बाहर नहीं निकले, कूलर पंखे की हवा ले, क्योंकि एक व्यक्ति की 2 दिन पहले मौत भी हो चुकी है इस भीषण गर्मी से। तो फिलहाल 3 से 4 दिन अभी मुरैना वासियों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित, और साथ ही शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है और सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि भीषण गर्मी से नेताओं का भी बुरा हाल है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले रैली को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में कहा बहुत गर्मी है और फिर पानी की पूरी बोतल अपने सिर पर उड़ेल दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए, जो गर्मी है उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है, जहां राहुल गांधी यूपी के देवरिया में पहुंचे थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए और इस दौरान उन्होंने बोला मंच से ही कि बहुत गर्मी है और फिर उसके बाद पानी की जो बोतल है उसे अपने सिर पर ही उन्होंने उड़ेल ली। अब इस भीषण गर्मी में जो आम लोग हैं वो तो परेशान है ही, जो नेता रैलियां कर रहे हैं इस वक्त चुनावी माहौल में वो भी काफी परेशान है। और आप देखिए कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आग लगने जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। आग की पहली घटना सतना के भैंसाखाना चौराहे की है, जहां पर बिजली के खंभे में अचानक से आग लग गई। वहीं दूसरी घटना भिंड जिले की है, जहां पर कुशवाहा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हाहाकार मच गया। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां कोलार रोड स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके चलते प्रियंका नगर के साथ ही कोलार में बिजली गुल रही है। आप ये देखेंगे कि जहां जहां पर जो बिजली की सप्लाई अब चूंकि बहुत ज्यादा हो रही है, लोग एसी, कूलर, पंखों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे हैं और इसके चलते जो लोड है वो ट्रांसफार्मर कई बार नहीं खींच पाते या लगातार चलते रहने की वजह से हीट उत्पन्न होता है और उसके बाद आगजनी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। कई ये भी जानकारी निकल कर आई है कि पुरानी तारें रहती हैं जिनका समय पर मरम्मत नहीं किया जाता है, वहां पर भी तारें जल जाती हैं और ऐसी स्थिति बनती है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
बलौदा बाजार के पनगांव में पानी के लिए हाहाकार है। जल जीवन मिशन के तहत लगाई गई नल में नहीं आ रहा पानी। 2 साल पहले लगाई जल जीवन मिशन के तहत नल, गांव के एक नल पर 50 परिवार का भार। पानी के लिए सुबह 4 बजे लगानी पड़ती है लाइन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। तो देखिए, जल जीवन मिशन का इतना बुरा हाल है कि महिलाओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता है अपनी बारी का इंतजार करने के लिए पानी भरने के लिए। खरगोन में 4 जगहों पर आईटी का छापा पड़ा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, महाराष्ट्र से आई टीम ने मारा है छापा। आयकर के 30 अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई में शामिल। दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज समेत 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। चारों जगह दस्तावेज खंगाल रही है आईटी की टीम। बड़ी टैक्स चोरी की आशंका में कार्रवाई जारी है। तो खरगोन का पूरा मामला, जहां पर 4 जगहों पर आईटी का छापा पड़ा हुआ है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, महाराष्ट्र से आई टीम ने मारा छापा। आयकर के 30 अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई में शामिल। दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज समेत 4 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। चारों जगह दस्तावेज खंगाल रही आईटी की टीम। बड़ी टैक्स चोरी की आशंका में ये कार्रवाई जारी है। किर्गिस्तान की हिंसा में मध्य प्रदेश के कई छात्र फंसे हुए थे, जो अब धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे हैं। इनमें उज्जैन के भी कुछ छात्र शामिल थे, जो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। इनमें से एक छात्र है रवि सराटे, जिन्होंने किर्गिस्तान से वापस लौटकर वहां के भयानक मंजर को बयां किया। रवि सराटे ने बताया कि पल पल यही डर रहता था कि जैसे दूसरे छात्र के साथ मारपीट हो रही, वैसे उनके साथ ना हो जाए। जहां हिंसा चल रही थी, वहां से उनका हॉस्टल 30 किलोमीटर दूर था, जहां वे सुरक्षित थे। लेकिन रात होते ही बहुत बार चिल्लाने की आवाजें सुनने को मिलती थी, जिससे वे डर जाते थे। शुरुआत में तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बिश्केक से फ्लाइट्स होती है नॉर्मली, और बिश्केक में ही जो ये सारा लड़ाई हो रही थी, तो हम बिश्केक तो नहीं गए डर के मारे। फिर हमने सोचा कि कजाकिस्तान के थ्रू बसें चलती है, तो हम बस से कजाकिस्तान गए। वहां पे अलमाटी के थ्रू हमारी फ्लाइट थी। अलमाटी से अबू धाबी और अबू धाबी से दिल्ली डायरेक्ट हम लैंड हुए थे। नहीं, वहाँ पर कुल कितने स्टूडेंट होंगे भारत के, और कितने लोगों ने वहां से छोड़ दिया होगा? 60% लोग तो निकल गए और 25,000 करीब स्टूडेंट्स टोटल होंगे लगभग। अच्छा, अभी अब आपके ये एजुकेशन का क्या रहेगा, कैसे एजुकेशन होगी आपकी? आगे की एजुकेशन का तो हमें भी आइडिया नहीं है। कॉलेज ने वैसे बोला है कि क्लासेस ऑनलाइन चलेगी, बट अब आगे क्या होने वाला है वो तो हमें भी नहीं पता। और खबर भिलाई से, जहां संपत्ति का जमा नहीं करने वालों की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। 31 मई तक निगम प्रबंधन ने समय दे दिया है। तय समय तक राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क। बड़ी खबर भिलाई से है, जहां पर संपत्ति का जमा नहीं करने वालों की संपत्ति की कुर्की होगी। 31 मई तक निगम प्रबंधन ने समय दिया है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, समय दे दिया गया है, संपत्ति का जमा नहीं होगा तो संपत्ति कुर्क होगी। हाँ बिल्कुल, एकदम समय निर्धारित है। 31 मई के पहले इनको अपना संपत्ति कर जो भी है उसका जमा करना है, अन्यथा अब सीधे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और जो भी राशि आएगी वो निगम कोष में जमा करवाया जाएगा। निगम आयुक्त ने ये स्पष्ट आदेश दिया है। इसके पहले भी जो बकायादार है उनको कई बार नोटिस दिया गया और कई बार संपत्ति कर जमा करने के लिए ये नोटिस दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो इग्नोर करते रहे हैं और लगातार जो उनका जो संपत्ति कर वो काफी बढ़ गया था। इस वजह से अब जो है वो डेडलाइन तय कर दी गई है और इसके बाद में सीधा संपत्ति कुर्क की जाएगी। आपको बता दूं कि भिलाई नगर निगम में ऐसे कई बकायादार हैं जो वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किए हैं और यहाँ पे जितने भी हैं निगम आयुक्त बदलते रहे, कई बार उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसमें कोई असर नहीं देखा गया और यही वजह कि अब जो है वो डेडलाइन तय कर दी गई है और उसके बाद में सीधे कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगर संपत्ति कर जमा नहीं किया गया सुनिश्चित समय के दौरान तो आपकी संपत्ति कुर्की भी हो सकती है। 31 मई तक जमा करना होगा आपको संपत्ति कर, वरना आपकी संपत्ति आपके हाथ से जा भी सकती है। निगम प्रशासन ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। विकल्प हटा